बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और मेरे साथ हैं तसव्वुर ज़मान बाबर साहब। व्यूअर्स, आइंदा 3 से 4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बहुत अहम करार दिए गए हैं कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हकीकत से हमें आगाह किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दिन ब दिन कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 533 अफराद ने इस वायरस को कॉन्ट्रैक्ट किया है और 17 अमवात हुई हैं, जो कि काफ़ी हाई रेट है और 3 मरतबा ये फिगर हम अचीव कर चुके हैं और कुल अमवात अब 207 हो गई हैं। उनका ये भी कहना था कि चूँकि रमज़ान मुबारक भी आ रहा है और उसमें हम नमाज तरावी और इसके साथ साथ बाजमात नमाज की अदायगी की भी मशरूत इजाज़त दी गई है और स्मार्ट लॉकडाउन भी किया गया, लिहाजा हम सबको बहुत मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि आइंदा मई का महीना बहुत ही क्रूशल करार दिया जा रहा है पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से। उन्होंने ये भी बताया कि हमें समाजी फासला भी बरकरार रखना होगा और ज़्यादातर घर में रहकर इबादत को तरजीह देनी चाहिए। एक और अहम खबर मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि लंदन में, इंग्लैंड में कोरोना वायरस से मुतल्लिक वैक्सीन का जो टेस्ट ट्रायल है वो कल से होने जा रहा है। ह्यूमन टेस्ट ट्रायल है और बरतानी वज़ीर सेहत का ये कहना था कि अगर ये कामयाब होता है तो सितंबर तक इसकी वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। और इससे जुड़ी खबर ये भी आई है, निजी टेलीविजन ने ब्रेक की है कि NIH के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आमिर अकरम साहब ने कहा है कि चीन ने भी कोरोना वायरस से मुतल्लिक वैक्सीन तैयार कर ली है और पाकिस्तान को भी इसकी इजाज़त दी है कि वो टेक्निकल इसकी जो टेस्टिंग है वो शुरू करे और अगर ये अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होती है तो फिर ये भी 3-4 माह में मार्केट में आएगी। और इकोनॉमिक फ्रंट पे अहम खबर ये है कि IMF ने जो 1 अरब 39 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को कोरोना से लड़ने के लिए रियायती कर्जा दिया था वो मौसूल हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के अकाउंट्स में आ गया है। इन हवालों से आज के इस खसूसी सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह ये कोरोना वायरस का जो फैलाव है इसका हम मुकाबला कर सकते हैं बहसियत कौम, हुकूमत, ट्रेडर्स। क्योंकि आज कराची में भी अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ कि आयरन मार्केट में जो है वो ताजरों ने दुकानें खोली, पुलिस ने एक्शन किया और कुछ ताजरों की गिरफ्तारी हुई और ऑल इतिहाद सिंध ताजर ने कहा है कि वो 1 रमज़ान से अपनी दुकानें खोलेंगे। तो तसव्वुर ये इस हवाले से हमें बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि ये आने वाला महीना जो है ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल करार दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनका तारुफ भी हम आपसे करा देते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं काजी अहमद अकबर साहब। आप हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हैं और कोरोना वायरस से जो पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसका अहवाल आपसे लेंगे और उनके बराबर में हमें स्काइप पर ही ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जवाद साहब। आप ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजिस्ट एंड इम्प्लीमेंटर्स से आपका ताल्लुक है। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मो वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। काजी साहब, अहमद अकबर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जाहिर सी बात है पंजाब बड़ा सूबा है, वहाँ टेस्टिंग भी हो रही है, केसेस भी सामने आ रहे हैं। आने वाले दिन और महीना बहुत अहम करार दिया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के व्यूअर्स को अपडेट कीजिएगा, हुकूमत पंजाब इस वक्त कितने लोगों का यौमिया टेस्ट कर रही है और वो जो अब एक बात आ रही है कि ट्रैक करना है, टेस्ट करना है और क्वारंटाइन करना है, TTQ, इस पे किस हद तक कारबंद है हुकूमत पंजाब? जी काजी साहब। जी बहुत शुक्रिया अनवार साहब, आपने आज दावत दी। सबसे पहले तो देखें, ये एक ऐसा पेंडेमिक है जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं उन्होंने भी घुटने टेकते हुए हमें नजर आ रहे हैं। उसकी जीती जागती मिसाल आपका अमेरिका है, आपका स्पेन है, आपका इटली है। ये सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज थी जो कि अपने हेल्थ सिस्टम के ऊपर, ब्रिटेन था जो अपने हेल्थ सिस्टम के ऊपर बड़ा प्राइड फील करते थे और फिर आपने देखा कि किस तरीके से उनका हेल्थ सिस्टम धड़ाम से नीचे आया। मैं समझता हूँ उस हवाले से अभी आज भी एक ट्वीट WHO के जो हेड हैं उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि इनिशियली उन्होंने कहा था कि जिन कंट्रीज ने सबसे पॉजिटिव और सबसे मजबूत और ठोस रिस्पॉन्स दिया है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है। और आज उन्होंने फिर कहा कि जो चंद ऐसी हैं जिन्होंने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटीज को और अपनी कैपेबिलिटीज को बड़ी तेजी से बढ़ाया है और क्वारंटाइन की फैसिलिटी को बड़ी तेजी से बढ़ाया है, उसमें भी पाकिस्तान और UAE का नाम उन्होंने लिया। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी और हमारी तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं इस हवाले से ताज तहसीन की मुस्तहिक हैं कि वो उन्होंने रात दिन एक करके और बड़े भरपूर तरीके से, जिस तरह पंजाब की अगर आप मिसाल ले लें तो जिस तरह आपने सवाल किया, तो पंजाब में जिस दिन पहला कोरोना का टेस्ट आया तो हमारे पास 250 टेस्ट की कैपेसिटी थी पर डे। आज माशाल्लाह हम 5000 के लगभग
टेस्ट करने की पोजीशन में है और इंशाल्लाह हमारा टारगेट ये है कि हमने अगले 15-20 दिन के अंदर अंदर इस कैपेसिटी को 10,000 पे लेके जाना है पर डे। फिर इसके अलावा जो हमने एक और बड़ा जबरदस्त काम गवर्नमेंट करने जा रही है कि हम लोग रैंडम टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमने सस्पेक्टेड केसेस को ही टेस्ट करना है, कुछ मखसूस इलाके उठाकर और रैंडम बेसिस के ऊपर तसव्वुर साहब उनके वहां पे 10-10 हजार टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि मतलब जो पेंडेमिक है उसका स्प्रेड किस अंदाज में हो रहा है, ताकि उसके मजीद एनालिसिस किए जा सके और इस चीज को एस्टेब्लिश किया जा सके कि इसके एपी सेंटर्स कोई ऐसे तो नहीं है जो इस टाइम गवर्नमेंट की नजर में नहीं आ रहे, या कोई ऐसी कोई और वजूहात तो नहीं है। जिस तरह इनिशियली हमें पता चला कि जी ज़ायरीन की वजह से आना शुरू हुआ, फिर तबलीगी जमात, अभी आज जो पंजाब के 4,331 केस हैं अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उनमें से 50% केसेस वो हैं जो तबलीगी जमात और ज़ायरीन के हैं। अच्छा। बाकी जो है वो पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट से लोकली ट्रांसमिटेड आप जिन्हें कह सकते हैं वो हुए हैं। अब तो 66% हो गए बताया जा रहा है, अब तो कहा जा रहा है 66% लोकल ट्रांसमिशन हो रही है ओवरऑल। जी, आप पाकिस्तान के फिगर्स की बात कर रहे होंगे, मैं आपसे पंजाब के फिगर्स की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पंजाब में जो है ज़ायरीन और तबलीगी जमात को मिला के कुल लगभग 52% केसेस हैं, बाकी जो है वो लोकल ट्रांसमिशन। अच्छा, नहीं कहना चाहिए उसको, बट मैं समझता हूँ कि जो इन दो तबकों से हट के जो हो रही है। जी काजी साहब, ये भी जानना चाहेंगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े चैलेंज का आपको सामना करना पड़ेगा, जो कि इजाजत दी गई है मसाजिद में इबादत की, लेकिन मशरूत इबादत यानी जो मशरूत खास तौर पे जो इजाजत दी गई है उन शराइत पे अमल दरामद, तो सारी बात है कि आपकी इंतजामिया ने कराना होगा, क्योंकि खुदा न खास्ता उन पे अमल दरामद ना हुआ तो आपकी कैपेसिटी तो बढ़ी रही है, केसेस खुदा न खास्ता उससे कई गुना ज्यादा बढ़ सकते हैं। जी भाई, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की। आप अगर वर्ल्ड ट्रेंड भी देखें तो आप देखें कि जहां जहां कोरोना का पहला केस आया उसके 45 to 55 डेज के बाद जब सो कॉल्ड फेज 2 में जब एंटर होते हैं तो एकदम ग्राफ जो है वो स्पाइक करते हैं जी। हम अभी अपने उस फेज में एंटर होने जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला खैरियत करे हम लोगों को। और फिर आगे रमजान है, रमजान का एक तो मुझे फायदा ये नजर आ रहा है कि वैसे ही नेचुरली एक लॉकडाउन की सिचुएशन बन जाती है, बिकॉज गर्मियों का रमजान होता है तो कामों की एक्टिविटी उस तरीके से नहीं होती, लोगों का घरों से निकलना भी उस अंदाज में नहीं होता। बट एट द सेम टाइम जो हमारी इज्तिमाई जो इबादत होती हैं जिसमें नमाजों पे लोगों की तादाद बढ़ जाती है, 5 वक्त नमाजों में, फिर तरावियों में तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसमें मैं समझता हूं कि देखिए जिस तरह हमने इंडस्ट्री को ओपन किया और एसओपीज दिए इंडस्ट्री को, अब अगर इंडस्ट्री ओनर्स उन एसओपीज पे अमल नहीं करते, अपने लोगों की हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते, तो इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, फिर गवर्नमेंट को पीछे जाना पड़ेगा, बिकॉज वो भी कंडीशनल इजाजत है। जो उलमाए इकराम को जो इबादत के हवाले से इजाजत दी गई मसाजिद में, वो भी कंडीशनल है, वो किसी टाइम भी गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकती है। ओके सर, मैं चाहूंगा डॉक्टर जवाद साहब को भी अब हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर जवाद साहब, मैं देख रहा था पाकिस्तान में जो दोबारा डॉक्टर जवाद साहब से हम राब्ता करेंगे। जी काजी साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब इबादत के हवाले से, तो अब ये बहुत बड़ा एक ओनस जो है वो आता है हमारे उलमाए इकराम के ऊपर, जो हमारे मसाजिद की कमेटियां हैं उनके ऊपर, और फिर जो हमारे मुक्तदी हैं उनके ऊपर जो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जा रहे हैं, कि अगर वहां की इंतजामिया उस तरीके से उसको मैनेज नहीं कर रही जो कि गवर्नमेंट ने एसओपीज दिए हैं, तो फिर मुक्तदियों को चाहिए कि वो आवाज उठाएंगे कि हमें इतना फासला रखना है और इस तरीके से हमने अपनी इबादत करनी है, कारपेट्स को रिमूव करना है क्लोरीन के साथ रोज। जी 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 दोबारा, लेकिन आम नुक्ता उठाया और तस्वर आपने बिल्कुल सही कहा कि अब चूंकि नमाज तरावी उसका भी इंशाल्लाह आगाज होगा, फिर बाद जमात नमाज की अदायगी, तो उसमें बहुत एहतियात करनी होगी। जी काजी साहब, आप दोबारा हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन है, तो ये मैं जानना चाह रहा था आपसे कि आपने कहा कि जिम्मेदारी ज़ाहिर बात है जो आइमा कराम है उन पर भी आयद होती है, जो मसाजिद की कमेटियाँ भी हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक राय ये भी आ रही है कि दुनिया में 50 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही, और हमारे लिए जो सबसे मोहतरम मुकर्रब है वो मस्जिदुल हराम है, मस्जिद नबवी है, वहाँ पर भी कहा गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नमाज के जो उन मसाजिद की इंतज़ामिया है वो, और जो इमाम काबा हैं या इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नमाज तरावी अदा करेंगे। पाकिस्तान में लेकिन ये छूट दी गई है, इस पे आपकी क्या राय है कि रियासत को ज्यादा पीरियड स्टैब्लिश करनी चाहिए या छूट दे देनी चाहिए मशरूत? नहीं, देखिए आप पाकिस्तान का जो रिएक्शन है फ्रॉम द डे वन,
और जो वर्ल्ड का रिएक्शन आया है आप देख लेंगे उसमें काफी हमारा रिएक्शन काफी मुख्तलिफ रहा। जब दुनिया भरपूर किस्म के लॉकडाउन की तरफ जा रही थी तो पाकिस्तान उस टाइम जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की बात शुरू हो चुकी हुई थी। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजन था कि हमने कोरोना को भी मद्देनजर रखना है, बट एट द सेम टाइम अपने वो जो 25% गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं उनका भी ख्याल करना है। तो लिहाजा पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स रहा है वो दुनिया से थोड़ा हट के रहा है और किसी हद तक अगर आप देखें तो वो काम भी कर रहा है। इस टाइम जो वन ऑफ द लोएस्ट मोर्टेलिटी रेट्स है दुनिया में वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हैं। रिकवरी रेट्स वन ऑफ द हाईएस्ट है जो 24.5 और 25% पे चल रहा है। डॉक्टर जवाद साहब भी आगे, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब हमारा जो, बहुत शुक्रिया, माजरत आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। केस फर्टिलिटी रेट है वो 2.1% है डॉक्टर जवाद साहब, और आलमी सतह पे मैं देख रहा था वो फर्टिलिटी रेट 6.9% है। आप क्या कहेंगे? लेकिन अभी साथ में ये भी कहा जा रहा है कि स्पाइक जो है वो मुतवक्के है मई में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। डॉक्टर साहब माजरत, आपसे दोबारा लौट के आएंगे, थोड़ी सी फ्रीजिंग आ रही है। लियाकत शाहवानी साहब जो तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान है वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी लियाकत साहब जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम पंजाब के हवाले से अपडेट ले रहे थे और आपसे चाहूंगा बलूचिस्तान के हवाले से दीजिएगा। आज 3 केसेस नए रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटों में बलूचिस्तान के हवाले से। अब माह रमजान की भी आमद है, इंशाल्लाह जुम्मे या हफ्ते को पहला रोजा होगा। तो क्या तैयारी है हुकूमत बलूचिस्तान के इस हवाले से, चूंकि नमाज तरावी की मशहूद इजाजत दी गई है? कुछ इस हवाले से बताएंगे पीटीवी के व्यूअर्स को। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट ने जो SOPs एस्टेब्लिश किए हैं, जो उलमा कराम के साथ वो मीटिंग्स में इंगेज हुए हैं, इससे पहले प्रेसिडेंट साहब, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब और फेडरल जो मिनिस्टर हैं मजहबी उमूर के नूरुल्लाह कादरी साहब, मुल्की सतह पे जो जय्यद उलमा हैं उनके साथ जो उनकी बातचीत हुई है। लाजिम बात है कि ये ओवर दी एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स के बाद वो इस नतीजे में पहुंचे हैं कि जो 20 नुकाती एक उन्होंने फार्मूला या SOP इशू किया। कोशिश करेंगे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इन्हीं SOPs को जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए, और जितने भी उलमा कराम से हम इंगेज हो रहे हैं उनको हम यही जो SOPs है यही रेफर कर रहे हैं, यही कोट करते हुए उनसे गुजारिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो मजहबी और सियासी हवाले से अगर किसी एक जमात की जो मेजॉरिटी है वो है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का जी। और मौलाना साहब ने खुद जो तरावी है वो घर में पढ़ने का उन्होंने मशवरा दिया है। तो ये जो प्रेसिडेंट है मौलाना साहब का, ये भी हम सामने रख रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि उलमा कराम कोरोना की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए वो इस एक SOPs को भी फॉलो करें। उसके अलावा भी वो कोशिश करें कि नमाज की जो इज्तिमाआत हैं उसमें आवाम की जो नमाजियों की जो पार्टिसिपेशन है उसकी तादाद कम से कम तर। लेकिन साहब एक और अहम मसला है, बहुत से मदारिस या बहुत सी मसाजिद ऐसी हैं कि जिनका निज़ाम व इंसराम अवाम के चंदे पे मुनहसर है। रमज़ान मुबारक हो या उसके अलावा नमाज जुमा हो, उसमें बड़ी तादाद में जब नमाजी आते हैं तो वो उस मस्जिद को कुछ न कुछ अतिया करते हैं, कुछ चंदा देते हैं, जिससे आइमा या जो उलमाए कराम हैं या खादिमीन हैं उनकी तनख्वाहों का, बिजली के बिल, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो क्या इस हवाले से भी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा पैकेज सोच रखा है कि अगर मसाजिद में लोग कम तादाद में आएंगे या नहीं आएंगे तो उन मसाजिद का निज़ाम इंसराम कैसे चलेगा? देखिए, जो लोग मसाजिद को चंदा देना चाहते हैं, बलूचिस्तान में कल्चर है कि वो डेली बेसिस पे भी जो तालिब है किसी भी मस्जिद का वो उसी मोहल्ले में जाके लोगों के पास जाता है। लोग जो है उन्हें अशियाई खुर्द नोश है, सालन वगैरह वो फराम करते रहते हैं। इसके अलावा हमने ये गुजारिश की है मसाजिद के उलमा कराम से कि वो चंदा जो बॉक्स है वो एस्टैब्लिश करें तमाम मसाजिद के सामने। वो लोग जो मसाजिद में चंदा देना चाहते थे वो ओवर द टाइम जो है उस अमल को जारी व सारी रखें, और जो लोग जो है मसाजिद में चंदा देते हैं वो आप बॉक्स रख के भी वो जाकर उसको देंगे, तालिब घर पे भी जाए उसे वो प्रोवाइड करेंगे, या मसाजिद में जो इज्तिमाआत होते हैं उसमें भी। तो उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारे बहुत सारे उलमा ने इस हवाले से इत्तेफाक की राय किया है। बात से जो हम गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो चंदा बॉक्स है वो एस्टैब्लिश करें। अच्छा लियाकत साहब, ये मैं जानना चाहूंगा कि मसाजिद में आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि इसमें SOP में तय हुआ है कि 50 साल से ऊपर वाला शख्स मस्जिद ना जाए। लेकिन अगर आप देखें तो 50 साल से ज्यादातर ऊपर वाली उम्र के लोग ही ज्यादातर अक्सरियती तौर पर मसाजिद का रुख करते हैं। तो अब इसको भी इंश्योर करना है। साथ में कहा है कि इज्तिमाई
सहर और रफ्तार का बंदोबस्त भी नहीं होना चाहिए। आपने अच्छी एग्जाम्पल दी कि मौलाना फजल रहमान साहब की चूंकि जमीयत की वहाँ पर एक फॉलोइंग है, उन्होंने कहा घर में तरावी पढ़ें। पाकिस्तान टेलीविजन भी बंदोबस्त कर रहा है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जो मस्जिद है उससे लाइव रात को 9:30 बजे तरावी देगा, तो बहुत से लोग देख कर भी पढ़ सकते हैं। चूंकि आप तर्जुमान हैं और आप मीडिया के कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, तो लोगों की जरा जहन साजी भी आप कर सकते हैं। बलूचिस्तान के लोग थोड़े से जरा कंजर्वेटिव होते हैं माइंडसेट के हवाले से, अगर आप इस तरह की बात की, क्योंकि आप नोट करें 50+ लोग ज्यादा ही मसाजिद में होते हैं। जी, बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल भी कंजर्वेटिव नहीं है। बलूचिस्तान में जो कल्चर और मजहब जो है वो साथ साथ चलती है, और बलूचिस्तान की जो कल्चर है उसमें रवादारी और जो फराख दिली है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मजहबी टॉलरेंस है। इस बुनियाद पे मैं ये समझता हूँ कि कल्चर और मजहब का जो एक इम्तिजाज है बलूचिस्तान में, वो एक दूसरे पर असर डालते रहते हैं। लिहाजा उस बुनियाद पे हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा कि मजहब के साथ साथ जो कल्चरल वैल्यूज हैं, जो टॉलरेंस है, जो हालात की पेशबंदी और हालात के जो मारूजी और मौजूदी सूरत हाल है, उसको देखते हुए जो लोगों के साथ इंगेज होकर बातचीत का एक तरीकाकार है, उसका हमें बड़ा फायदा हुआ है। अब एक इश्यू सिर्फ सामने ये आ रहा है, चूंकि हमारे कल्चर में भी, मजहब में भी, सोसाइटी में भी जो 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद हैं, जिसे हम सफेद रीश कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, एक तो बुजुर्गों का बड़ा एहतराम है, और किसी भी बुजुर्ग को कम उम्र जो है किसी भी हवाले से डायरेक्शन देना या उसको समझाना, उसे वैसे भी अच्छा नहीं समझा जाता। ये कल्चर वैल्यू है। दूसरा ये है, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो हमारे बुजुर्गान हैं वो मसाजिद की तरफ जो है ज्यादा रुख करते हैं, तो इस बुनियाद पे उनको समझाना जरा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन ये है कि बलूचिस्तान के लोग जो है वो जो लॉजिकल बात है उसको समझ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता रहा है। और ये तो बड़ी अच्छी बात है। लियाकत साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जवाद असगर साहब मौजूद हैं, जो कि मुतादी और वबाई अमराज के माहिर हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस की इस वक्त जो सूरत हाल है, यूं एक हाफ्स की सी हालत है, और उसमें एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ है। बरतानिया से एक खबर आई है कि वैक्सीन तैयार कर ली गई है और उसके कामयाब तजर्बात के हवाले से भी यकीनन एक पेशरफ्त होने जा रही है। क्या फरमाएंगे आप? कहा यह जा रहा है कि जो मरीज हैं उन पे ये टेस्ट किया जाएगा। हालांकि सुनने में ये आता है और माहिरीन ये बतलाते हैं कि वैक्सीन तो उन लोगों के लिए हुआ करती है कि जो पहले से अपने आप को यानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बचाव के लिए हुआ करती है। ये जो लोग इससे मुतासर हो चुके हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर है, या जो मुतासर नहीं हुए उनके लिए? जी बहुत शुक्रिया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि वैक्सीन सेहतमंद लोगों को दी जाती है ताकि उनको बीमारी से बचाव हो सके, और इस वक्त मुख्तलिफ वैक्सीन ट्रायल्स फेज के, ह्यूमन ट्रायल्स के फेज में है, यानी कि इंसानों पे उनके तजर्बात जारी हैं। और जर्मनी ने भी एक वैक्सीन की को इस्तेमाल इंसानों पे उसके इस्तेमाल करने की इजाजत दी है एज ए तजर्बा के तौर पे। अभी तक हमें फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए और उसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन उसके साथ कुछ अद्वियात भी मौजूद हैं जो उनमें से बाज कोई 10 साल पहले से मौजूद थी, जो दूसरे वायरल बीमारियों के लिए थी, वायरस से पैदा होने वाली बीमारियों के लिए थी। उनके जो ट्रायल्स हो रहे हैं उनके हमें बहुत अच्छे उम्मीद अफजा नताइज निकल रहे हैं, और वो हमें उम्मीद है कि इससे पहले कि वैक्सीन आए हमारे पास कुछ अद्वियात ऐसी आ जाएंगी एंटीवायरस, जिनके साथ उन लोगों का इलाज हो सके जिनको इस बीमारी का शदीद हमला होता है। और आपको ये याद रखना चाहिए कि तकरीबन 80% को तो इतने मामूली अलामत होती हैं कि उनको अस्पताल भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और सिर्फ 15 से 20% लोग होते हैं जिनको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है, और उनमें से 5% ऐसे होते हैं जिनको शदीद बीमारी होती है। तो हमारी ख्वाहिश है कि ये अद्वियात जल्द मार्केट में आ जाए, जिससे जो मरीज की जिसकी जान को खतरा है उसको हम इलाज में उसकी मदद कर सकें। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएगा कि मैं देख रहा था हमारा फर्टिलिटी रेट 2.1% है, और आलमी सतह पे फर्टिलिटी रेट, केस फर्टिलिटी रेट वो 6.9% है। अब चूंकि रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, अभी आप सुन भी रहे होंगे, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि नमाज तरावी की भी मशरूत इजाज़त दी गई है। फिर सिंध ताजिर इत्तेहाद बज़िद हैं कि यकम रमज़ान से हमने दुकानें खोलनी हैं, तामीराती शोबे को भी ओपन अप किया गया है। एज एन इन्फेक्शियस डिजीज़ डॉक्टर, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आने वाला महीना भी बड़ा क्रूशल करार दिया जा रहा है? आज सिंध की वज़ीर सेहत भी कह रही थी, हमारे जो फेडरल के मामले ख़ुसूसी सेहत वो भी ये कह रहे थे। क्या बैलेंसिंग एक्ट हम कर सकते हैं कि हमने अपने फ़राइज़, मजहबी फ़राइज़ की अंजामदही भी करनी है और साथ में अपने आप को महफूज भी रखना है? डॉक्टर जवाद साहब।
جی ہاں، اور میرا خیال سے جتنی مجھے اور اس میں کافی علماء کرام کے میں بیانات آلریڈی سن چکا ہوں جو یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اگر حکومت کوئی پابندی لگائے ان عبادات کے اوپر جس سے لوگوں کی جان کو آپ بچا سکیں، تو اسلام ہمارا تو ہمیشہ سے انسانی جان کو بچانے کو سب سے بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اب اس کا مسئلہ وہی ہے کہ آپ یہ دیکھیے جس طرح جو پہلے بلوچستان سے تھے جی وہ بتا رہے تھے کہ زیادہ، یا آپ نے بتایا کہ زیادہ لوگ تو ہمارے جو مسجدوں میں جاتے ہیں وہ اس ایج گروپ میں ہیں جن پہ اس بیماری کو، جن سے شدید بیماری ہونے کا جن کو خطرہ ہے۔ خطرہ تو ہر شخص کو ہے۔ اب وہ اگر مسجدوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جو حکومت نے قوانین یا سجیشنز کی ہیں ان پہ وہ عمل نہیں کرتے اور وہاں بیمار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو لگا دیتے ہیں، تو یہ اس ملک میں ابھی تک جو وبا کو ہم نے کنٹرول میں ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے، بلا شبہ وہ ہاتھ سے باہر نکلنے کا چانس ہے، بالکل ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سفر کی نماز آپ کو قصر کرنے کی اجازت دی ہے، سفر کا روزہ بھی آپ بعد میں رکھ سکتے ہیں، بیماری کی حالت کا بھی روزہ آپ کو بعد میں رکھنے کی اجازت ہے، تو اسلام اس معاملے میں بہت آپ کو آپ کی صحت کو اہمیت دیتا ہے۔ تو میرے خیال سے علماء کرام کو آگے زیادہ زور سے آگے بڑھ کے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے، میں ایسے حکومت سے زیادہ علماء کرام کا یہ ڈاکٹر صاحب کیا ذمہ حکمت داری۔ عملی کیا ہونی چاہیے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ بہت ہی بین الاقوامی اداروں میں بھی سرو کر چکے ہیں، اور اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس وقت حکومت کی عام لوگوں کے حوالے سے، کیونکہ دو چیلنجز ہیں، ایک معیشت کا پہیہ بھی چلتے رہنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کورونا کو کنٹرول کیا جائے۔ ہم بعض اوقات اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں، جیسے کہ انوار صاحب نے بھی بتایا کہ ترقی یافتہ ممالک یا اس وقت دنیا بھر میں جو صورتحال ہے، کسی حد تک ہمیں یہ اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں یہ وبا اس طرح سے نہیں پھیل رہی یا نہیں پھیلے گی۔ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے؟ جی ایک تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ابھی تک ہمیں وہ نقصانات نظر نہیں آئے جو دوسرے ملکوں میں آئے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں کی جو آؤٹ بریک ہے اسے تقریباً ہم ایک مہینہ پیچھے چل رہے ہیں۔ اچھا امریکہ میں جنوری کے آخر میں یہ بیماری شروع ہوئی تھی، ہمارے فروری کے آخر میں ہوئی ہے، اس طرح اٹلی میں اس سے بھی پہلے شروع ہوئی تھی۔ تو اس بات پہ اطمینان کر کے بیٹھے رہنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں کچھ لیکن جس طرح میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی ہے اور اس کے ساتھ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو نیچے دبائے رکھیں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر یہ پھیلتا ہے تو چلیے امریکہ کو مشکل آئی اور اس کے پرابلم ہوئے، لیکن اس کا ذخائر بھی بہت تھے، اس کے وسائل بھی بہت تھے، چائنا کے وسائل بہت تھے، تو انہوں نے اس کو کسی طریقے سے نقصان کے باوجود مینج کر لیا۔ تو ہاں ہمارے پاس وہ آزادی نہیں ہے کہ جی یہ آ جائے گی تو پھر ہم دیکھ لیں گے، ہمیں اس کو بڑھنے سے روکنا ہے، اور اس وجہ سے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ٹیسٹنگ کی تعداد زیادہ سے زیادہ کر دے، اور جس طرح جو ہمارے ظفر مرزا صاحب ہیں، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس ماہ کے آخر تک ہم مہینے میں ہر روز 20,000 ٹیسٹ کیا کریں گے، تو وہ ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہمیں پورے ان لوگوں کا بھی پتہ لگ سکے جن کو ابھی بیماری کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اچھا قاضی احمد اکبر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ہم جو فیٹیلٹی ریٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں کہ ہمارا فیٹیلٹی ریٹ کیس 2.1 ہے، ورلڈ کا 6.9 ہے۔ میں گفتگو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مساجد میں باجماعت نماز اور تراویح کی مشروط اجازت جو ہے وہ کیوں کر دی گئی ہے، جب حکومت نے خود تعمیراتی شعبے کو کھول لیا ہے، دکانیں کھل گئی ہیں، درزی کو، نائی کو، ان کو اجازت مل گئی ہے، تو پھر پیٹرول پمپ پہ گاڑیوں کی قطاریں کھڑی ہوتی ہیں، تو پھر جب ان کو اجازت دی گئی ہے تو پھر مساجد پہ کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ یا تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرے یا پھر سب کو جو ہے وہ اجازت دے دے۔ اس پہ آپ کا کیا ڈیفنس ہے قاضی اکبر صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی، اور ابھی اس سے پہلے جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تو آپ کا یہی سوال تھا کہ جب اور ایسے کئی مسلم ممالک ہیں جنہوں نے مکمل طور پہ اجازت نہیں دی ہے مساجد میں آنے کی، تو پاکستان نے کیوں دی ہے؟ تو میں اس کے بعد یہی عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کا جو ری ایکشن ہے وہ بڑا میچیور رہا ہے اس حوالے سے، اور اس کے ریزلٹس بھی سامنے آ رہے ہیں۔ باقی کرنا نہ کرنا تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس ٹائم پر جس دور سے اور جس وقت سے یہ ملک گزر رہا ہے، ہم نے دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے۔ ہم نے کورونا کے خلاف بھی جنگ لڑنی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے غربت کے خلاف بھی جنگ لڑنی ہے۔ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے خدا نہ خواستہ کہ ہمارا کوئی 20-30 ہزار بندہ کورونا سے مر رہا ہو اور کوئی 1,00,000-1,25,000 بندہ بھوک سے مر رہا ہو۔ اس لیے ہمیں ایک بیلنس کریٹ کر کے بڑے اچھے انداز میں چلنا پڑے گا۔
तो जब हमने फेज आउट क्या किया इस वक्त चीजों को, बैलेंस है हमने काजी साहब? आपको सड़कों पे बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है? लोग कम निकल रहे हैं, बैलेंस है? नहीं, मैं ये फील करता हूँ पिछले 2 दिन में कि ये जब से थोड़ा हमने लॉकडाउन को रिलैक्स किया है, तो लोगों का मैंने देखा है कि पहले भी एटीट्यूड बड़ा रिलैक्स था। इंतजामिया चाहते हुए या ना चाहते हुए कई जगहों पे रिपोर्ट हुए केसेस के डंडे भी मारे जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि आप घर पे बैठे, आपके फायदे की बात है। अब मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-3 दिन से लोग ओवरऑल काफी रिलैक्स्ड उसमें मोड में जाते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये लोगों को, मैं अगेन बार बार यही बात करता हूं हर टीवी शो के ऊपर, कि लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये आपको अगर छूट दी गई है तो एक गरीब तबके की वजह से दी गई है। ऐसा ना हो कि इस छूट को रिवर्स करना पड़ जाए और उसकी वजह से गरीब तबका दोबारा से अफेक्ट हो और उसकी बदवा सबको लगे। भाई साहब, ये बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। बहुत अहम बात आपने कही है। लियाकत शाहवानी साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। लियाकत साहब, बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल दीगर सूबों की निस्बत कुछ बेहतर है, हम देख रहे हैं। ज्यादा केसेस भी कोयटा में ही सामने आए। दीगर अजला की क्या सूरत हाल है और फिर गवादर की कुछ ऐसे इलाके जहां पे कुछ मुआशी सरगर्मियां जारी रही हैं, जिनका जारी रहना बेहद जरूरी है? सीपैक के तनाजुर में भी अगर हम बात करें, क्या फरमाएंगे, वहां की क्या सूरत हाल है? जी, 11 अप्रैल तक जो लोकल स्प्रेड है हमारा, उसके टोटल केसेस 80 थे, सिर्फ 80। लेकिन गुज़िश्ता 11 दिनों में इसमें 400 गुना इजाफा हुआ है और ये आज 388 सिर्फ लोकल केसेस हो गए हैं। और टोटल केसेस जो है ज़ाहिरीन मिला के वो 536 बनते हैं। इसमें मेनली जो है 70% जो लोकल स्प्रेड है वो केसेस कोयटा से आ रहे हैं और कोयटा 20 लाख टोटल आबादी है पूरे बलूचिस्तान की कुल आबादी का। बाकी 11 डिस्ट्रिक्ट मुतासिर हैं। ग्वादर में अभी तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह केस सामने नहीं आया, लेकिन चूंकि टेस्टिंग जो है उस एग्रेसिव टेस्टिंग हम नहीं कर सके हैं, बल्कि बहुत कम टेस्ट हुए हैं। टोटल 6200 टेस्ट हमने कंडक्ट किए हैं और हमारी ये ख्वाहिश कर सके, सामान नहीं, आपके पास टेस्टिंग मशीन्स नहीं है, क्या वजह है? जी प्लीज, क्या वजह टेस्टिंग ज्यादा ना करने की? आपके पास टेस्टिंग मशीन्स की कमी है, क्या वजह है कि नहीं ज्यादा कर पा रहे आप? देखिए, मशीन हमने स्टार्ट लिया उस वक्त सिर्फ 80% पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी थी। अब वो हम बढ़ा के 800 तक पहुंच गए हैं। लेकिन ये कि 800 टेस्ट भी जो है पर डे हम नहीं कर सके हैं। उसकी वजह ये है कि किट्स की कमी का सामना रहा है। कभी किट्स मिले हैं हमें या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या हमने खुद प्रोक्योर किए हैं, तो उसके बाद फिर स्वाब की जो है कमी का सामना रहा है। स्वाब मिले हैं तो VTM बहुत कम मिले। अभी गुज़िश्ता दिनों जो है 4976 अफराद के टेस्ट के लिए फेडरल गवर्नमेंट NDMA ने हमें किट्स फराम किए, लेकिन उसमें जो VTMs थे वो सिर्फ 1100 थे, स्वाब 15000 थे। अब इसका ये मतलब है कि इतनी वाफिर मिकदार में किट्स होने के बावजूद भी हम सिर्फ 1100 टेस्ट ही कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक टेस्ट के 3 कंपोनेंट्स हैं। उसमें टेस्टिंग किट्स हैं, स्वाब है और VTMs हैं। अगर ये तीनों कंपोनेंट बैक वक्त अवेलेबल नहीं होते, टेस्ट कंडक्ट नहीं होते। एक तो ये इशू है और दूसरा ये है कि हमारी PCR मशीन भी कम थी। अभी NDMA ने हमें परसों एक मशीन प्रोवाइड कर दी है, उसे हम इंस्टॉल कर रहे हैं। 3 मजीद PCR मशीनें जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने खुद प्रोक्योर किए हैं, वो भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इन इंस्टॉलमेंट्स के बाद जो है हमारा जो है तकरीबन 1800 पर डे फर्दर जो कैपेसिटी है टेस्टिंग की वो इनहांस हो जाएगी। और उसी तादाद से हम फेडरल गवर्नमेंट से गुजारिश करते रहे हैं कि हमें किट्स और VTM फराम करें। लेट्स सी, वी होप कि वो हमें फराम करेंगे, लेकिन हमें बताया जाता है कि डेली नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास होता है, जिसमें चारों सूबों के वज़ीर आला, उनके नुमाइंदागान और हमारे जो असद उमर साहब है, आज आर्मी चीफ भी गए हुए थे नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर। तो ये तमाम चीजें वहां डिस्कस तो होती होंगी डेली सुबह की जो मीटिंग होती है? जी बिल्कुल होती हैं। बहुत सारे ऐसे मीटिंग जैसे मैं खुद भी मौजूद रहा हूँ, चूंकि वीडियो लिंक पे मीटिंग्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब उसे चेयर करते हैं, चारों सुबह वज़ीर आला उसमें होते हैं, GB के CM, AJK के PM सब हम उसमें होते हैं और सब अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं। लेकिन कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं फेडरल गवर्नमेंट के। एक तो ये है कि जो किट्स और VTM की इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी किल्लत रही शुरू में, अब जाके कुछ जो है जो शिपमेंट्स के इशू सॉल्व हुए या उन्हें ये अवेलेबल हुए हैं सारे किट्स, और जो मिल रहे हैं वो हमें फराम कर रहे हैं। लेकिन हमारा कंप्लेन नहीं, गुजारिश है जो बार बार हमने सामने रखा है कि बलूचिस्तान के वसाइल कम है, मसाइल ज्यादा हैं। हम 2 बॉर्डर संभाल बैठे हैं,
कल या परसों या कभी ये जो 2 बॉर्डर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट जब इनको खोलने की इजाजत दे देगी, उसके बाद जो हैवी इन्फ्लक्स ऑफ द पीपल आना इन्हीं बॉर्डर से आना है। और अगर हमारे पास वाफिर मिकदार में किट्स नहीं होंगे, मशीनें नहीं होंगे, मास्क नहीं होंगे, इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, तो इन लोगों के टेस्ट किए बगैर अगर हमने इनको आगे जाने दिया तो ये पूरे मुल्क में फैल जाएंगे, बहुत बड़ा एक बहरान जन्म दे सकती है। हम ये फेडरल गवर्नमेंट को बहुत आपने आम नुक्ता उठाया है सर। आपकी जो गुफ्तगू है और आपकी मारूजात हमने शामिल कर ली हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये बताइएगा, ये लोकल ट्रांसमिशन की अब बात हो रही है कि 66% हो गई है, इसका यही बस तरीका है सेफ का कि समाजी फासले को बरकरार रखे ताकि लोकल ट्रांसमिशन ना हो, घर में महदूद रहें? डॉक्टर साहब, डॉक्टर जवाद साहब, डॉक्टर जवाद साहब हैं हमारे साथ? जी 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 डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपकी तरफ था कि आप देखें सब आप गुफ्तगू यही हो रही है कि जो लोकल ट्रांसमिशन है वो 66% हो गई है, तो अब उसका यही हल है लोगों के लिए कि समाजी फासला रखें, दूर रहें, हाथ जो है वो नाक पे, आंख पे या कान पे ना लगाएं, यही प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिससे हम बच सकते हैं इससे? एज ए लोगों की सतह पे तो ये हैं, लेकिन हुकूमत की सतह पे हमें अपनी टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए, फैलाना चाहिए। और हमारा कुछ दिन पहले तक तो हम 8000 डेली टेस्ट पे चले गए थे, लेकिन पिछले 2-3 दिन से फिर वो टेस्टों की हमारी तादाद डेली वो कोई तकरीबन 6000 के करीब आ गई है। तो ये मेरे लिए, मुझे नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी के अंदर छुपे हुए केसेस हैं, जब तक हम इनको ढूंढेंगे नहीं, खतरा हमारे सर पे खड़ा रहेगा। टर्की की मिसाल देखिए कि उन्होंने इस वक्त उनके तकरीबन 1 लाख केसेस हैं, उन्होंने टेस्टिंग उतनी कर ली है, तकरीबन 7000 1 मिलियन के ऊपर वो टेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। तो हमें भी, और हमारी तकरीबन 540 के करीब है 1 मिलियन के ऊपर। सो हमें अपने, अगर हम टेस्ट बढ़ा देंगे तो बेशक केसेस हमारे ज्यादा भी हो, नंबर ज्यादा भी हो, हम कंट्रोल करने के काबिल होंगे। हम इस तरह छोड़ नहीं सकते हमें। और दूसरी बात जो आपने बड़ी अहम की थी, उसको मैं दोबारा टच करना चाहता हूं कि आज यूनाइटेड नेशन ने, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने यह कहा है कि इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है, तकरीबन 40 ऐसे बड़े कहतों का जो इतने बड़े होंगे कि जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। उन्होंने लफ्ज यूज किया अंग्रेजी का कि इन द बिब्लिकल टर्म्स। सो हमें ये एहतियात करनी चाहिए जो आपने पहले बात की कि जहां हम कोरोना को भी कंट्रोल करें, उसके साथ जो गरीब अपना शख्स है, हमारा मजदूर है, दिहाड़ीदार है, उसको भी रोजी का सामान भी मुयस्सर हो। आपसे दोनों चीजों का बैलेंस करना बड़ा क्रिटिकल है। गुफ्तगू डॉक्टर साहब आपसे जारी रखेंगे। इमरान अब्बास साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ अदाकार हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यकीनन बड़ी तादाद में लोग आपको पसंद करते हैं, आपको देखते हैं। हमारी कोशिश ये है कि वो जो एहतियाती तदाबीर हैं वो मुख्तलिफ मकतबा या शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के तहत आवाम तक पहुँचे। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, हो सकता है कि आपकी बात ज़्यादा बेहतर अंदाज में हमारे लोग सुन सके और उस पर अमल दरामद करें। क्या कहना चाहेंगे? कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी मुसीबत इस वक्त पूरी दुनिया पर, ज़ाहिरी बात है कि हम देख रहे हैं, उसका सामना करना पड़ रहा है। क्या करना होगा, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको सलाम, और सैयद अनवारुल हसन साहब आपको सलाम, वालेकुम जितने पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जी अभी जैसा आप सब जानते हैं कि सारे जितने भी उमूर हैं हम लोगों के, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री के हों या चाहे वो दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं और जितने भी इस वक्त काम करने जो लोग निकलते हैं जहाँ भी, उन सब के लिए इस वक्त एक दुश्वार, एक बहुत मुश्किल घड़ी है। लेकिन अभी खास तौर पर मुसलमानों के लिए इस वक्त जो वक्त आ रहा है रमजान का, जो कि एक रहमत और बहुत बरकत का महीना है, इस वक्त जो है वो खतरा इस बात का है कि क्योंकि उस वक्त हम सब जो है हमारे अंदर एक जो डेफिनेटली एक जो जज्बा होता है इबादत करने का, वो मल्टीपल टाइम्स ज्यादा हो जाता है। रमजान की मुबारक घड़ियां होती ही ऐसी हैं, लेकिन इस वक्त हमें थोड़ा सा शऊर से और थोड़ा सा जो है ना वो एक अपनी अकल को सामने रखते हुए करना पड़ेगा। इसलिए, और इसमें मेरा ख्याल है कि उलमा इकराम, जिस तरह अभी डॉक्टर जवाद साहब कह रहे थे, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं कि अगर हुकूमत मशरूत तौर पर मस्जिदों की जो है वो वहाँ नमाज बाजमात का आगाज कर भी रही है, तो हमें एक सबसे पहले बात तो ये कि अपने घरों से एक तो वजू करके जाना चाहिए, अगर जा भी रहे हैं आप। फिर दूसरी ये कि अपनी जानमाज, अपने मुसल्ले अपने साथ लेके जाएं, और वहां भी सफों में बिल्कुल साथ साथ अपने ना खड़े हों, वहां आपको फासला रखना पड़ेगा। मास्क पहनना जरूरी है। जो आप साफे अपने जो आप
अक्सर लोगों के पास होता है, उसको आप लपेट के अच्छी तरह अगर आप सबसे पहली बात तो ये कि मुझे मैं यही कहूंगा कि घरों में बिल्कुल आपको इस वक्त अपनी नमाज की अदायगी और तरावी जो है वो पढ़ें, और इसकी मिसालें मिलती हैं और इसकी तारीख गवाह है और हमारी इस्लामी तारीख गवाह है कि ऐसा होता रहा है। तो ये कोई ऐसी अछूती या कोई नई बात नहीं होगी या कोई ये बिदअत नहीं है, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है और ऐसा होना चाहिए, इसलिए कि मैंने पहले भी पीटीवी पे ही शायद ये कहा था कि इस्लाम बेसिकली इंसानियत का और इंसानों से इंसानों के राब्ते का और उनसे बर्ताव का मजहब है, उनकी बेहतरी का मजहब है। अगर आप अपनी जान से किसी की जान को हलाकत में डाल रहे हैं तो फिर आपकी इबादतें और आपके ये जितने भी सारे आप नेक काम कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि आप दूसरे इंसानों को हलाकत में डाल रहे हैं। इबादत अपने तौर पे पूरी तरह कीजिए, इस रमजान की जितनी भी बरकतें हैं आप उनको समेटिए, लेकिन साथ साथ ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपकी किसी भी वैक्सीन के हमें नहीं पता होता, शायद मैं भी कैरियर हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं 15 दिन तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कैरी कर रहा हूँ। लेकिन वो फैसल ईदी साहब का तो आपको आइडिया ही नहीं था और वो आपने नोट किया कि फिर वो उनमें कोरोना उनका पॉजिटिव आया। आपने बहुत अच्छी बात की इमरान अब्बास, और आपने सही कहा कि हकूक अल्लाह जो है वो हम रमजान शरीफ में बहुत ज्यादा अदा करते हैं। हकूक अल-इबाद पे भी मैं जरूर टच करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर जवाद साहब भी कह रहे थे और काजी साहब भी हमारे कह रहे थे कि साथ में जो हमारे जो गरीब तबका है उनकी मदद के लिए भी हमें आगे आना चाहिए। हमें रमज़ान का मतलब भी यही है कि हम अपने आप को जब 10 से 12 घंटे भूखा प्यासा रखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, उसका मकसद ये है कि हमें पता चले कि भूख में क्या फीलिंग्स होती हैं। तो आप इस पर भी कोई अपील करेंगे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि लोग अपने सदकात जो हैं, ज़कात जो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस माह में निकालें, ताकि जो लोगों को कोरोना की वजह से मुआशी बदहाली का सामना उसमें कुछ कमी आ सके। बिल्कुल, और माली तौर पे आप जितना कर सकते हैं वो भी, और ये भी मेरा ख्याल है कि सदका जारिया है, ये भी एक सदका है कि अगर आप अपने आप को क्वारंटीन में लेके जाते हैं, आप अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, ये भी एक सदका है। बेसिकली आप दूसरे इंसान को एक सेहत, आप अपने मुसलमान भाइयों को एक सेहत का पैगाम, एक सेहत का तोहफा दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सदका है कि अगर आप खुदारा मेरी आप सबसे अपील है, मैं भी मुसलमान हूँ और हम सब देखने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन इस वक्त जो है ये एक हुकूकुल इबाद का वक्त है, तो आप हुकूकुल इबाद में मेरा ख्याल है सबसे पहले ये आता है कि आप दूसरे इंसानों की सेहत का ख्याल करें। और रमजान में खास तौर पे इसको आपका बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सेकंड फेज में जो दाखिल हो रहा है, जिसमें हम कह रहे हैं कि एक बहुत मेजर राइज इन ग्राफ आपको नजर आएगा, अल्लाह खैर करे। इसलिए कि आप कितना भी कोशिश कर लें मस्जिदों में रहते हुए, अगर आपकी तादाद ज्यादा है तो आप उस फासले को बरकरार रख ही नहीं सकते। तो इमरान साहब मुख्तसरन इमरान साहब आप हम चाहेंगे थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो एक रिलीफ फंड है, हम चाह रहे हैं कि जो फनकार हमारी बिरादरी है, फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा वक्त सर्व कर रहे हैं घरों पर होते हुए सोशल मीडिया पर लोग, तो सोशल मीडिया पर कोई ऐसी कैंपेन हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माली इमदाद करें, और जाहिर बात है आप अपील करेंगे तो लोग ज़्यादा कान धरेंगे और रिलीफ फंड का हिस्सा बनेंगे। मैं बहुत सारी ऐसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर भी रहा हूँ, और मेरी जब भी जरूरत हुई मैं बहुत अपने दिलो जान से ऐसी किसी भी कैंपेन के लिए अगर पीटीवी की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुआ तो मैं बिल्कुल किसी हिचकिचाहट के बगैर और किसी झिझक के बगैर मैं उसमें आऊंगा जरूर। और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इस बात को देख रहा हूँ, मेरे घर में जो मेड काम करती है उसके अभी अकाउंट में 12,000 रुपए आए। आई एम सरप्राइज कि उस खातून को इल्म तक नहीं था और उसके पास मैसेज आया SMS आया, तो वो हैरान रह गई कि मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। तो प्रैक्टिकली आई हैव सीन पीपल रिसीविंग दिस अमाउंट, और ये इतना बड़ा कदम है क्योंकि हर मुल्क अपने हिसाब से, अपनी सताहत के हिसाब से, हम इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी आवाम की तादाद को आप, इतने बड़ी हमारी माशाल्लाह जो एक आबादी का एक हिस्सा है, उसको आप 12,000 रुपए अगर ईच दें तो आप सोचिए मल्टीप्लाई करके कितना बड़ा अमाउंट हमारी गवर्नमेंट के खजाने से जा रहा है। बट इट्स सो काइंड ऑफ Prime Minister of Pakistan and the government of Pakistan to be so generous and so loyal about this whole circumstance. बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की इमरान अब्बास साहब, बहुत थैंक यू वेरी मच। और व्यूअर्स बहुत अहम इन्होंने नुक्ता उठाया कि 12,000 रुपए जब मिलते हैं आजकल के दौर में तो यकीन जानिए कि उसमें खुशी के कुछ और ही लम्हात होते हैं, और हम भी अपना इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर अगर इस पर अपना हिस्सा डालें तो आप देखें कि आप एक दूसरे के चेहरे पे जब खुशी लाते हैं, मेरे ख्याल में इसमें अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खुश होता है कि जब अल्लाह की जो पैदा करदा अवाम है उसकी आप खुशहाली को मद्देनज़र रखें और हकूक़ुल्लाह भी आबाद करें, हकूक़ुल-आबाद पर भी नज़र रखें। वक्त हमारे न्यूज़ ब्रेक की तरफ हुआ जा रहा है, तो हम न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे तो अपनी ट्रांसमिशन को जारी रखेंगे। शुक्रिया अदा करते चलें काजी अहमद अकबर साहब का, डॉक्टर जवाद साहब का, लियाकत शवानी साहब का और इमरान अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद लौट के आएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ देखते रहिए। बहुत शुक्रिया।